नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हम सबका बिहार 109 साल का हो गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो बिहार 109 साल का हो चुका है। 22 मार्च यानी कि आज ही के दिन हर साल हम बिहार दिवस मनाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण कोई बड़े कार्यक्रम या आयोजन नहीं किए जा रहे। कुछ कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित जरूर किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन से बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं राज्यपाल फागू चौहान भी बिहार की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सरकारी स्कूलों में भी किसी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाई गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से एहतियाती कदम इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे। तो वहीं बिहार दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और बिहार के लोगों को बधाई दी है। बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। तो बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है और प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही इस भूमि पर मुझे राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं दी हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और इस वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। तो आइए 109 साल के बिहार के एक सफर पर नजर डाल लेते हैं जो बेहद जरूरी है। तो 1912 तारीख के साथ आपके सामने बिहार के इतिहास की पूरी पटकथा सामने रख रहे हैं। 1912 बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1917 की अगर बात की जाए तो चंपारण में महात्मा गांधी पहुंचे। तारीख दर तारीख देखिए 109 साल का बिहार का सफर कैसे रहा। 1935 की बात करें तो ओडिशा का हिस्सा अलग हो गया बिहार से। 1936 में प्रांतीय असेंबली का चुनाव हुआ। वहीं 1956 में पुरुलिया का इलाका पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। 2010 में भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून बनाया गया। वहीं 2010 में ही विधायक फंड खत्म करने की सहमति भी बन गई। 2016 ये वो साल था जब बिहार में शराबबंदी कानून बना। 2017 में शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला बनाई गई जिसका विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 2018 बाल विवाह और दहेज के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई जाती है। 2020 में जल जीवन हरियाली के पक्ष में मानव श्रृंखला बनाई गई। तो देखिए ये वो साल रहे जिसने 109 साल के बिहार को स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो अतीत क्या रहा और अब वर्तमान में बिहार कैसे तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये भी जान लेते हैं। तो वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी अलग पहचान बिहार ने कैसे स्थापित की है। नारी शक्ति, छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजना की शुरुआत की गई। इंटर पास होने पर 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। स्नातक पास होने पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि कर दी गई है। पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण या हिस्सेदारी दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण में दूसरे नंबर पर बिहार है। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाने की शुरुआत की गई है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजगीर में पहाड़ों के नीचे शीशे का पुल बनाया गया। वहीं पटना में गंगा के तट पर विशाल सभ्यता द्वार बनाया गया। बेली रोड में वर्ल्ड क्लास बिहार म्यूजियम बना। जल संरक्षण के क्षेत्र में नल जल योजना में सबसे ज्यादा कनेक्शंस देने वाला राज्य बिहार है।
गंगा का पानी राजगीर और नवादा तक पहुंचाने की योजना की शुरुआत की गई। सड़क, पुल और पुलिया गांव-गांव, टोले-टोले तक पिछले 15 सालों में 6210 और पुल और पुलिया का निर्माण किया गया। राज्य के किसी कोने से पटना पहुंचना अब आसान हो चुका है। तो देखिए, ये अपना और हम सबका बिहार है। बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन अभी भी कुछ काम जो हैं वो करने बाकी हैं। कृषि के क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो देखिए क्या स्थिति है और कितना कुछ किया जाना है। 55% यानी 55% खेती सिंचाई को 100% तक बढ़ाना है, ये लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों की बात कर ली जाए तो बंद पड़े कारखानों को चालू करना, ये भी सरकार की प्रायोरिटी में है। निवेश को बुलावा कैसे दिया जाए, उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कैसे रिसर्च विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, इस पर भी फोकस है। मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल कॉलेजों में लैब, लाइब्रेरी को आधुनिक बनाना, ये बहुत जरूरी है और इस पर भी फोकस किया जा रहा है। रोड और बिजली, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने तक इसे कैसे और आगे और मजबूत किया जाए, इस पर भी फोकस है। गांव में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था देना, ये भी सरकार की तमाम प्रायोरिटीज में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और बिहार दिवस के लिए राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार दिवस की राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला ये प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे। तो दुनिया के पहले म्यूजियम बिएनाले की शुरुआत बिहार से हो रही है। पहली बार बिहार संग्रहालय इस बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस के मौके पर बिहार के इतिहास और गौरव की गाथा दुनिया के सामने लाई जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस बड़े आयोजन के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बिहार के इतिहास और बिहार की धरोहर के बारे में आपको जानना है, समझना है, तो धैर्य रखिए और समझिए कि किस तरीके से बिहार का गौरव है। और गौरव गाथा बिहार के इतिहास के बारे में बहुत कुछ अगले 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार संग्रहालय पूरी दुनिया में इतिहास रचने वाला है। पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजने वाला है। दुनिया के 7 देश और कई राज्यों के संग्रहालय वर्चुअली एक साथ जुड़कर देश दुनिया के इतिहास, संस्कृति और अपने ऐतिहासिक धरोहरों का आदान प्रदान करेंगे। ये पहला मौका है जब म्यूजियम बिएनाले का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा बिहार संग्रहालय बेहद उत्साहित है। यह कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। इसमें देश और दुनिया के जितने बड़े संग्रहालय हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ के जो मुख्य वक्ता हैं वो सब उन विषयों से जुड़े हुए हैं जो इतिहास, पुरातत्व, संग्रहालय के एक्सपर्ट हैं। अपने अपने फील्ड के वो सब एक्सपर्ट हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली मौजूद रहेंगे। बिहार संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में लोग फिजिकली भी भाग ले सकते हैं। साथ ही दुनिया के कोने कोने से लोग वर्चुअली भी इससे जुड़ सकेंगे। साथ ही कार्यक्रम में दुनिया भर के विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। म्यूजियम बिएनाले में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ साथ मेजबान बिहार संग्रहालय समेत 13 भारतीय संग्रहालयों की प्रदर्शनी को भी दिखाया जाएगा। बिहार संग्रहालय जो है वो अपने देश का सबसे आधुनिक और विश्व स्तरीय संग्रहालय है।
जहाँ पर पहली बार जो दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया गया है। तो हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हुआ है बिहार में, तो पूरे देश को, दुनिया को एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दें कि सभी म्यूजियम अपने इतिहास और कलाकृति के साथ एक मंच पे आए। बिएनाले में कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक मास्टर क्लास का भी आयोजन किया गया है। इस म्यूजियम बिएनाले के जरिए बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। इस ऐतिहासिक मेजबानी को लेकर पूरा बिहार उत्साहित है। मैं तो मुख्यमंत्री को बहुत बहुत इसकी बधाई भी देना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये करने का हमको एक अपॉर्चुनिटी दी। दूसरी बात, जो संग्रहालय के नोडल ऑफिसर हैं श्री अंजनी कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये सब इतना बढ़िया एक कार्यक्रम हुआ, जिसको हम दे रहे हैं नाम बिहार म्यूजियम बिएनाले 2021। तो जरूर जुड़िए और देखिए किस तरीके से बिहार संग्रहालय तमाम देश दुनिया में लोगों को जोड़ेगा, वहां के इतिहास को और बिहार के इतिहास को एक साथ पिरोने का एक अच्छा अवसर है, जो कह सकते हैं कि वाकई बिहार के गर्व की बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मिशन पानी की। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। भारत जहां कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड के गांवों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, ये लोग उन्हें पानी देने के साथ साथ स्वच्छता के नुस्खे भी सिखा रहे हैं। जी, let's go over to our correspondent Saurabh and meet people driving the Himmothan Pariyojana that has been working here since 2007 and is focused on working among the rural mountain communities by developing sustainable community-owned enterprises, education, energy, all heavily linked to water security and sanitation. और ये interventions में rain water harvesting, water learning center, spring shed management, solar-based water supply scheme, ये सब भी included हैं। अभी हम मौजूद हैं चोपड़ियाल गांव के रेवेन्यू विलेज चुरेरधार में, जहां वर्षों से जो पेयजल किल्लत है एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। करीब 48 परिवार है जो यहां पर करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाते थे और उनके जो सबसे बड़ी परेशानी थी इस क्षेत्र की वो पानी की समस्या थी। लेकिन 2001 और 2002 में हिमोत्थान द्वारा यहाँ पर सर्वे कराया गया और उसके बाद यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज है उनको रिचार्ज किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हिमोत्थान के टीम लीडर है उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से हिमोत्थान द्वारा यहाँ पर काम किया गया। सर, किस तरह से यहाँ पर को काम किया गया? इस तरह ये जो गांव है चोपड़िया चुरेरधार, ये जो वाटर स्केर्स गांव है और काफ़ी दिक्कतें थी यहाँ पानी की, और जो वाटर सोर्स था वो गांव के करीब 3 किलोमीटर नीचे था। और जो एंटी ग्रेविटी जो सिस्टम हमने यहाँ पे वो किया, तो इसमें सोलर पावर जो वेस्ट जो स्कीम है वो इसमें लगाया गया 2013 में। तो उसके बाद जो ड्रेजरी था या फिर जो इनको जो दिक्कतें थी जो पानी लाने के लिए जाना पड़ता था वो लगभग इनका कम हुआ है और अब हर घर के दरवाजे और 10 से 50 मीटर के अंदर इनको पानी उपलब्ध है। तो इसके बाद हमने स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट के काम किए, सोर्स सस्टेनेबिलिटी के काम किए, ताकि जो इनका पानी है, धारे का जो पानी है वो सूखे ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से पानी पहाड़ों में आता है और किस तरह से उसके साफ किया जाता है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कितनी परेशानी थी आपकी पहले और अब कितनी दूर हो गई है। पहले हमारे लिए बहुत परेशानी थी, पानी के लिए जाते थे हम 3 किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए। तो उस टाइम से जब ये हिमोत्थान वाले आए तो इन्होंने हमारे लिए बहुत सुविधा दी, हमारे लिए पानी का बढ़ाव करा, फिर वहाँ चाल खाल बनाई, चकाडाम बनाया, उससे पानी हमारा रिज के स्रोत में गया, उससे हमारा पानी छन के हमारे सोलर में आता है। बहुत ही खुशी मिली। हमें बहुत परेशानी थी क्योंकि जब हमारी बहू बेटों का पहले रिश्ता होता था तो क्योंकि कुछ लड़की देने को भी राजी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे घर में पानी नहीं है, क्योंकि उस दिन हमें सुविधा मिला, हमारा पानी आ गया। कहीं ना कहीं चुरेरधार जो गांव है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो पानी की थी, लेकिन आज की देर में हिमोत्थान संस्था के इसमें पहल की गई और उनके द्वारा ग्रामीणों ने भी इसमें सहयोग किया गया और आज इसका रखरखाव भी किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें इसका फायदा भी मिल रहा है कि आज उनके हर घर तक पानी पहुंच रहा है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी।
सौरभ सिंह की इस रिपोर्ट के बाद टेहरी उत्तराखंड से थोड़ा सा और उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं। जॉइनिंग अस नाउ इज द किंग ऑफ ले, जिगमेद वांगचुक नामग्याल जी। A very, very hearty welcome to you here on Harpic News 18 Mission Pani Ground Zero. Jigmed Namgyal ji, I would first like to ask you कि आपके ओपिनियन में कौन कौन से तरीके हैं, some of the learnings from लद्दाख, जिसको ज्योग्राफी स्पेसिफिक नहीं है और उसे हम देश भर में यूज कर सकते हैं? Well, when you talk in terms of adaptation by the rest of the country, I think so. All I can say to everyone in this, all I can say or suggest people to say the only best way is to use water sensibly, use the water in the best possible way. Do not waste water at all, because water is precious, and I think so. It goes in the same way for the people in Ladakh and the entire Himalayan region also, for that matter. We know for that matter because there have been situations where there has been a huge shortage and acute shortages of water, like places like Simla in the past, they had a huge shortage of water and stuff like that, because and unfortunately they had to close down their livelihoods because there was no water in the hotels and various other places. So I think we all need to use the water in a very in a very just manner from that perspective, and be in a situation whenever you're not using the water, put off your taps and whatever it is, and don't waste the precious water, because I think today और इस बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। मनियारी के रामपुर काशी में शव की बरामदगी की गई है। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी की हत्या की घटना के बाद इलाके में सनसनी है। मृतक मोहम्मद कुद्दुस वैशाली के निवासी थे, जिनकी हत्या की गई है, और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। मनियारी के रामपुर काशी में शव की बरामदगी की गई। मृतक मोहम्मद कुद्दुस वैशाली के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी हत्या की गई है, और फिलहाल पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। एसकेएमसीएच में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अब बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उठाए जा रहे एहतियाती कदम की, जिसमें पटना जिला प्रशासन ने बस अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच करने की बात कही थी, लेकिन इन दावों की सच्चाई देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मीठापुर बस स्टैंड पर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यहाँ बैनर पोस्टर लगाकर एक डेस्क तो बनाया गया है, लेकिन जांच करने वाला कोई कर्मी यहाँ नहीं है। मीठापुर बस स्टैंड में बने कोविड जांच सेंटर का जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ये दावा करती है कि वो अलर्ट है और हर जगह जांच की जा रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो। वहां पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है कि उनकी जांच की जाए। हम अभी मीठापुर बस स्टैंड में मौजूद है और यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरह से आपको ये चौंकाने वाली तस्वीर देखिए। ये देखिए, आप कोरोना के जांच के लिए यहाँ पर एक कह सकते हैं कि डेस्क बनाया गया है। ये आप देखिए, डेस्क तो है, बना हुआ है, लेकिन क्या स्थिति है यहाँ, ना कोई डॉक्टर है ना ही कोई डेस्क यहाँ पर काम कर रहा है। सिर्फ एक कह सकते हैं कि डेस्क नुमा कुछ बनाकर उसमें बैनर पोस्टर लगाकर छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर कोई भी जो जांच कर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी है वो मौजूद नहीं है। आप समझिए कि किस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और खास करके बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी की बात कही गई है। और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह बस स्टैंड और इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो बयां कर रहा है ये डेस्क। हम एक बार बात करते हैं। यहाँ पर पुलिस के एक जवान मौजूद हैं। आप जरा सा अपना नाम बताइए। जी, रामचंद्र प्रसाद।
तो ये जो जांच के लिए जो बना हुआ है डेस्क, यहाँ रहते हैं कोई स्वास्थ्यकर्मी? जी हाँ। कब, कितना ड्यूटी कब है उनका? जी ड्यूटी मैंने उसको था 7 बजे 7:30 लगी। 7 बजे सुबह से? हाँ जी। अभी घड़ी में 9 बजने जा रहे हैं जी। तो अब आए नहीं हैं? अभी तो नहीं आए हैं सर। कब से ड्यूटी लगा हुआ है? जी हमारा 18 से। 18 तारीख से। 18 तारीख से यहाँ पर ड्यूटी में है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है? नहीं सर। कब तक रहते हैं आके? यहाँ से 7 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे, लेकिन अभी तक पहुँचे ही नहीं। तो अब देखिए हकीकत क्या है, वो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यही डेस्क है जो लोगों की जांच के लिए बनाया गया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्कैनिंग के लिए कि बस स्टॉप पे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो। लेकिन तस्वीर साफ करती है कि कितनी गंभीर है पूरी व्यवस्था इन चीज़ों को लेकर। जो जिला प्रशासन है वो कितना गंभीर है और किस तरह से ये जो जांच की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं और जिस तरह से लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, उसमें अगर यही स्थिति बनी रही तो बिहार के लिए ये भारी न पड़ जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने और अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अब बात बीसीएल की, जी हाँ, बिहार क्रिकेट लीग की, जिसमें आज भी 2 मैच खेले जाने हैं। आज इस लीग का तीसरा मैच दोपहर 2 बजे से पहले मैच की शुरुआत होगी और किसके बीच खेला जाएगा उसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। जिसमें बीसीएल का बादशाह आज कौन बनने वाला है, जिसमें तीसरे दिन आज जब मैच होने वाली है तो गया ग्लैडिएटर्स वर्सेस दरभंगा डायमंड्स, इनके बीच में आज पहले मैच की शुरुआत होगी। 2 बजे से ये मैच होगा और इसके बाद शाम 6 बजे किनके बीच में फाइट होने वाली है, किनके बीच भिड़ंत होने वाली है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बीसीएल में आज भी 2 मैच खेले जाने हैं, जिसमें पहले मैच दोपहर 2 बजे से शुरुआत होगी। तो देखिए, इसके साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि 23 मार्च को पटना में जब ये मैच होगा तो किसके किसके बीच ये मैच होने वाला है, तो 23 मार्च को किनके बीच में मैच और कितने बजे ये मैच होगी उसकी जानकारी भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि इसे लेकर जो क्रेज और रोमांच है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और देखिए 23 मार्च को पटना पायलट्स वर्सेस दरभंगा डायमंड्स के बीच 2 बजे के बीच मैच और गया ग्लैडिएटर्स, और तारीख दर तारीख किसके किसके बीच मैच हो रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। गया ग्लैडिएटर्स, तो देखिए ये है आपके सामने वो अंक तालिका, जिसे आप समझ सकते हैं कि किस टीम के पास कितने पॉइंट्स इस वक्त है। अंगिका एवेंजर्स जो है वो 2 जीत चुकी है मैच और रन रेट जो है वो 1.909 का है और पॉइंट्स 4 उसे अब तक हासिल हो चुके हैं। भागलपुर बुल्स की बात की जाए तो 1 मैच उसने जीती है, 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और नेट जो रन रेट है वो 0.172 का और 2 पॉइंट्स उसके खाते में गए हैं।